हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जल भाग 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में मिट्टी की कहानी भाग 1 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे सौर मंडल भाग 2 की। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था, और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था।
मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अंकित छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक होनहार बालक था। उसके दादाजी भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से रिटायर हुए थे। उसके ऊपर उनकी बातों का बहुत प्रभाव भी था। दादाजी की शिक्षा ने अंकित के मन में पर्यावरण के प्रति काफी रुचि जगा दी थी। एक बार अंकित के सुझाव पर उसकी कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका जी के साथ समुद्री तट की सफाई करने गए। बच्चों में अंकित का प्रिय मित्र पवन और उसकी बहन सोनिया भी थे। पूरा तट साफ होने में बहुत समय लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद सभी बच्चे थक गए और उन्हें जोरों की भूख लग रही थी। अध्यापिका जी ने बच्चों के लिए विद्यालय से ही पूरी सब्जी का इंतजाम किया हुआ था। बच्चों को इतनी भूख लगी थी कि देखते ही देखते सारा भोजन चट कर दिया। पर तभी एक समस्या आ खड़ी हुई। अरे, मैं पानी रखना तो भूल ही गई। मैडम, मैं 1 बोतल पानी लाई हूँ, पर ये सबके लिए काफी नहीं होगा। टीचर ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराने लगी। चलो बच्चों, आज मैं तुम सबकी एक परीक्षा लेती हूँ। आज तुम सबको सभी के लिए प्रकृति से पीने के पानी का इंतजाम करना है। मैडम, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। और समुद्र के पानी में तो ढेर सारे लवण यानी कई प्रकार के नमक होते हैं। हम यह पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सही कहा सोनिया, मुश्किल है, तभी तो ये एक परीक्षा है। सारे बच्चे उत्साहित हो गए। मैडम, भूमि के नीचे भी तो जल होता है। अगर हम सब मिलकर यहाँ खुदाई करें तो हमें जल मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, पहले ही इतनी मेहनत करके थक चुके हैं, अब हमारी जान लोगे क्या? जतिन, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। कुछ और सोचो। जतिन खुश हो गया और फिर सोचने लगा। तभी पवन के दिमाग में कुछ विचार आया। उसने कहा कि ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे? वो देखो, समुद्र में कितना सारा पानी है। बुद्धू, सुना नहीं? समुद्र के पानी में नमक होता है और हमारा उसे पीना घातक हो सकता है। ये मैंने सुना था, लेकिन हम उसमें से पीने का पानी निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? उसके लिए हमें इस्तेमाल किए गए बर्तनों को धोना होगा।
वो दोनों बड़े पतीले पहले धो लेते हैं। जतिन, तुम एक काम करो, वहां से सूखी लकड़ियां ले आओ। चलो जतिन, तुम और कुछ और बच्चे मेरे साथ चलो, हम लकड़ियां लेकर आते हैं। बाकी बच्चे मिलके बर्तन साफ कर लेते हैं और थोड़ी देर में लकड़ियों का भी इंतजाम हो जाता है। पवन तब तक अंकित के साथ पतीले में पानी भर लाता है। टीचर से माचिस लेकर वह कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर जला लेता है। वह अंकित की सहायता से समुद्री पानी से भरा पतीला लकड़ियों पर रख देता है और उसे ढक्कन से ढक देता है। शाबाश पवन। मैं समझ गई, पानी गर्म होके वाष्पीकृत हो जाएगा और लवण नीचे रह जाएंगे। क्योंकि ढक्कन ठंडा है तो जल वाष्प यानी कि भाप उस पे लग के ठंडा होकर फिर से पानी बन जाएगा। ये पानी साफ यानी पीने लायक होगा। बहुत खूब सोनिया। एक समस्या अब भी है, पानी ठंडा होकर वापस पतीले में ही गिर जाएगा, तो हमें पानी कैसे मिलेगा? इस समस्या का भी हल है। देखो अंकित, थोड़ी मेरी मदद करो। अंकित कुछ लकड़ियां लेकर ढक्कन को उठाने लगता है। टीचर कपड़े से उसकी मदद करती है। टीचर लकड़ियों से एक ढलान बना देती है और ढक्कन उन पे ऐसे जचा देती है कि ढक्कन तिरछा हो जाता है। ढलान की वजह से पानी एक तरफ बह के बगल में गिरने लगता है, जहां पवन दूसरा पतीला रख देता है। देखते ही देखते पानी जमा होने लग जाता है। बच्चों शाबाश, तुम सबने मिलकर परीक्षा पास कर ली है। वैसे क्या तुम जानते हो कि हमारे घरों में भी पानी इन्हीं क्रियाओं की वजह से आ पाता है? मैडम मैं बताऊं, ये सारी प्रक्रियाएं जल चक्र यानी वाटर साइकिल को दर्शाती हैं। समुद्र का जल सूरज की रोशनी से भाप यानी जलवाष्प बन जाता है और ऊपर जाकर बादल बन जाता है। जब ये जलवाष्प ठंडा हो जाता है, वो वापस पानी बनके बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाता है और ठंड ज्यादा हो तो जलवाष्प हिम यानी बर्फ बनकर हिमपात के रूप में गिर जाता है। और हाँ, बारिश का पानी, हिम पिघलने से बना पानी जब बहता है तो नदियाँ बन जाती है, जिनसे हमें पीने लायक पानी मिलता है। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, क्या सारा पानी नदियों में बह जाता है? मैडम, भूमि के नीचे भी जल होता है। बारिश का कुछ पानी बह जाता है, किंतु कुछ धरती सोख लेती है और पानी भूमि में चला जाता है। हम कुओं या नलकों की सहायता से यह जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी नदी से बहते हुए वापस समुद्र में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही ये जल चक्र यानी वाटर साइकिल निरंतर चलता रहता है। बच्चों बहुत अच्छा, तुम सब पढ़ाए गए विषयों को बहुत अच्छे से समझते हो। चलो चलो अब सब पानी पी लो, फिर वापस भी तो जाना है। वापसी में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। ये मिट्टी की कहानी। मैं मिट्टी हूँ और मैं आप सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। मैं पौधों को पोषण और पानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं पेड़ों को सहायता प्रदान करती हूँ और मैं कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। इसलिए मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हूँ। मुझ में काफी पानी है और छोटे कीड़े भी हैं। ये पौधों और फसलों को बढ़ने में भी मदद करते हैं। अगर मैं अच्छी गुणवत्ता की हूँ तो आप अच्छे अनाज, सब्जियाँ, फल, मेवा आदि खा सकते हैं। मुझे बनने में हजारों साल लगते हैं और मेरी एक लंबी कहानी है। अपनी कहानी साझा करने के लिए
मैं आपको झारखंड के एक गांव में ले जाऊंगी और आप सभी को बाबुल और बाबू से मिलवाऊंगी। हम इस वीडियो में मिट्टी के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। बाबुल बाबुल इधर आओ। क्या चाहिए भाई? मैं इन मिट्टी के मुखौटों को बनाने में बाबा की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें छोटे कंकड़ हैं। क्या तुम इस मिट्टी से कंकड़ को अलग कर सकते हो? भाई, आप इसे एक छलनी से अलग क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि कंकड़ आसानी से अलग हो जाएंगे। हाँ, ये बढ़िया विचार है। पता नहीं मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अंदर से एक छलनी लाओ और कंकड़ को मिट्टी से अलग करो। मैं अभी आता हूँ। जब भी बाबा मिट्टी लाते हैं, वह नरम और अच्छी होती है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कंकड़ कैसे आए। लगता है मिट्टी अलग जगह से लाई गई है। जबकि बच्चे मुखौटे तैयार कर रहे हैं, क्या आप उन चीजों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जो आपको मिट्टी में मिलती हैं? बाबुल, ये मुखौटे तो बन गए हैं। चिकनी मिट्टी भी खत्म हो गई है। बाबा मुझसे कुछ दीपक बनाने के लिए भी कह रहे थे। हमें मिट्टी कहाँ से मिलेगी अब? आसपास कुछ चिकनी मिट्टी भी नहीं है। जाओ बाबा से पूछ कर आओ। ठीक है भाई। भाई, बाबा कह रहे हैं कि हम रामनाथ चाचा के घर से मिट्टी ला सकते हैं। आओ फिर चलें। अरे, परिमल भैया दिख रहे हैं। परिमल भैया, नमस्ते। भैया, ये मशीन किस लिए है? बाबुल और बाबू, आप लोग यहाँ? भैया, बाबा ने हमें चिकनी मिट्टी लाने के लिए भेजा है, लेकिन यह मशीन? ओह, ये एक ड्रिल मशीन है। इसका क्या उपयोग है? हमारा कुआं सूख गया है और हमें पानी की समस्या हो रही है, इसलिए पिताजी जमीन को खुदवा रहे हैं। इससे क्या होगा? एक हैंड पंप लगवाएंगे जिससे पानी मिल सके। ओह, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी कर्मी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वे नीचे बैठे हैं। बहुत खोदने पर एक बड़ी चट्टान थी, आगे खोद नहीं पाए। सब कर्मी एक दूसरी मशीन लाएंगे जिससे चट्टान को तोड़ा जा सके। बड़ी चट्टान? मुझे लगा कि जमीन में केवल मिट्टी है। जब मैं अपने घर पर पौधे लगाने के लिए खुदाई करता हूँ, तो मुझे कोई बड़ा पत्थर नहीं मिलता है। और छेद के पास कीचड़ के ढेर को देखो, इसकी रचना को देखो। यह भूरा है, लाल है और फिर यह हल्का भूरा भी है। बहुत अच्छा अवलोकन है। क्या कोई बता सकता है कि मिट्टी कैसे बनती है? मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में सीखा होगा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि धूप, बारिश और नमी के कारण बड़ी चट्टान धीरे धीरे टूट टूट के छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और इस तरह मिट्टी का निर्माण होता है। ये सब होने में हजारों साल लगते हैं। भाई, याद है जब हम मिट्टी को छलनी से साफ कर रहे थे, कंकड़ पत्थर मिले थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बड़ी चट्टानों के टूटने पर वे छोटे पत्थर और फिर धीरे धीरे
और छोटे पत्थर और फिर मिट्टी बन जाती है। सूरज, हवा, जलवायु की क्रिया से यह सब होता है। इस प्रणाली को अपक्षय कहा जाता है। यूं तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर भी आपको कुछ कंकड़ और रेत वगैरह जरूर मिलेंगे। जिस ढेर को तुम यहाँ देख रहे हो वह मिट्टी की अलग अलग परतें हैं। अच्छा, अभी मैं समझा। मिट्टी अनेक परतों की बनी होती है। मैं तुम दोनों को मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में समझाता हूँ, यानी कि उसकी परतों की व्यवस्था के बारे में। भाई देखो, परिमल भैया क्या कह रहे हैं। मैं एक बोतल और एक गिलास में पानी लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। देखो, मुझे एक पारदर्शी बोतल मिली है और इसमें मैं मुट्ठी भर मिट्टी डाल रहा हूँ और एक गिलास पानी डाल रहा हूँ। अब तुम क्या देख रहे हो? देखो, मिट्टी के कंकड़ पत्थर नीचे बैठ रहे हैं। सही है, तो यह सिर्फ एक नमूना है। तुम इसे रात भर रखोगे तो और स्पष्ट दिखेगा। ओह, मैं यहाँ भी फर्क देख सकता हूँ। सबसे नीचे छोटे पत्थर है, फिर रेत है। बिल्कुल सही। फिर गाद है और अंत में नरम मिट्टी है। सबसे ऊपर आप सड़े गले जैव पदार्थ देख सकते हैं। इसे ह्यूमस कहा जाता है, जो पौधों का पोषण है। क्या धरती के नीचे भी मिट्टी इस तरह व्यवस्थित है? हाँ, तुम्हारा अनुमान सही है। धरती में मिट्टी की अलग अलग परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को शीर्ष मिट्टी कहा जाता है। इसमें ह्यूमस होता है। मुझे पता है कि इस पर पौधे उगते हैं। नीचे की अगली परत को मध्य परत कहा जाता है। इसमें खनिज होते हैं। क्या इसके बाद चट्टानें हैं? इस परत में छोटे पत्थर होते हैं और आखिरी परत को आधार शैल या बेड रॉक कहा जाता है। मिट्टी की किस परत में पानी होता है? सबसे ऊपरी परत में पानी होता है। तल पर रेत और बजरी पानी की निकासी में मदद करते हैं ताकि जड़ें सड़ न जाएं। भैया, जैसा कि ह्यूमस में जैव पदार्थ है और ये पौधों के पोषण में मदद करता है, क्या हम भी मिट्टी में अच्छी चीजें डाल सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? मैं जमीन को थोड़ा खोदकर उसमें सूखे पत्ते, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके इत्यादि डालना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि ये मिट्टी को मदद करेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें केवल जैव पदार्थों को मिट्टी में डालना चाहिए, न कि प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम चीजों को। इससे मिट्टी खराब होगी। धन्यवाद भैया। कृपया हमें मिट्टी दें, हम घर चलेंगे। जरूर। बच्चों, इस वीडियो में हमने मिट्टी के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखा और मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में भी सीखा। अगले वीडियो में हम मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे?
हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मिठा लेते हैं। हाँ। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हमने अब तक जाना चांद पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी का एक चक्कर 29.53 दिनों में पूरा करता है। चंद्र चक्र जहां चांद का आकार बदला दिखता है उसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं इसलिए बनती हैं क्योंकि पहले चांद सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के स्थानों पर निर्भर करता है कि चंद्रमा का कौन सा भाग
दिखाई देगा। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी अक्ष के करीब है, इसीलिए बाकी तारे जहां पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं, पर ध्रुव तारा चलता दिखाई नहीं देता। ध्रुव को पोलरिस तारा भी कहा जाता है। 20 से 25 हजार साल पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर लड़खड़ा गई थी और अपने अक्ष से खिसक गई थी। अगले 12,000 सालों में ये वापस अपने अक्ष पर केंद्रित हो जाएगी। ध्रुव तारे के समान वेग का तारा होगा। वेग का तारा अगला ध्रुव तारा कहलाएगा। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। तारामंडल तारों का संग्रह है जो कि एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर स्थित है। घड़ियों और पंचांग कैलेंडर की खोज से पहले इंसान इन्हीं के द्वारा ऋतुओं की पहचान करते थे। आजकल लोग खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में रुचि लेने लगे हैं। आज टीवी पर सौरमंडल पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है। चलो टीवी पर उसका चैनल लगाओ। चलो मैं भी देखूंगी। कितना अच्छा था, कितना कुछ नया सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अंतरिक्ष में हूँ और सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये तो सच है। भैया आपको पता है ये कितना मजेदार है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतनी बेहतरीन तरीके से संतुलित है कि ना हम उसके बेहद करीब हैं और ना ही ज्यादा दूर। अगर पृथ्वी, बृहस्पति या बुध की जगह होती तो क्या होता, ये सोचकर मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि पृथ्वी सौरमंडल में ऐसी जगह पर है, तभी इंसान इस पर जीवित है। वैज्ञानिकों को अभी तक किसी और ग्रह पर जीवन नहीं मिला है। सच में? तो हम समझ चुके हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह उसके चक्कर एक निर्धारित पथ पर लगाते हैं, सही? हाँ, इसी कारण से उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर उनके गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगाते हैं। अब हम कहाँ चलें? अंतरिक्ष की गहराई में। चलो हर एक ग्रह के बारे में कुछ और जाने। तुम क्या कहती हो? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों, क्या आप 2 ग्रहों के अंतरिक्ष में स्थान को लेकर कभी परेशान हुए हैं? मैं भी पहले बहुत परेशान हो जाती थी, पर फिर मेरी टीचर ने याद करने की एक युक्ति सिखाई है, जिससे उसे याद करने में आसानी हो गई। पहली युक्ति है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। MVEMJSUNP। दूसरी युक्ति है My very excellent mother just served us 9 pizzas। अपनी टीचर से पूछिए, ऐसी ही और युक्ति क्या उन्हें पता है? भैया, क्या आपको पता है बुध और शुक्र दोनों के अपने उपग्रह नहीं हैं? हाँ, और सूर्य के बहुत निकट होने के कारण दोनों दिखाई भी नहीं देते। शुक्र 2 से 3 घंटे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, तभी इसे शाम या सुबह का तारा कहते हैं। किंतु ये तारा नहीं है। ये देखो पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से। अरे, पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से हरा और नीला क्यों दिखाई दे रहा है? दोस्तों, अपनी किताब में देखकर जवाब ढूंढते हैं।
यहाँ देखिए, पृथ्वी का नीला रंग पानी में आकाश के प्रतिबिंब के कारण तथा हरा रंग उसके भूभाग के कारण दिखाई देता है। यह कितना मजेदार है ना? कबीर, मैं पहले से ही जानती थी कि पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, और अभी तक यही पता चला है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। यह सच है सानिया। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। मुझे नव वर्ष मनाना बहुत पसंद है, जब पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है। कबीर भैया, मुझे लगता है कि सौर मंडल में उपग्रहों को सही तरीके से बांटा नहीं गया है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं, मंगल के 2 पर बृहस्पति के 79। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि 53 के नाम हैं और 26 के नाम अभी दर्ज नहीं किए गए हैं। क्या ये सही है? यह बहुत अच्छी जानकारी है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 10 गुना शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि ग्रहों के खिंचाव के कारण उपग्रह अपने पथ पर रहते हैं। हो सकता है इसी कारण बृहस्पति के चारों तरफ 79 उपग्रह हैं। मैं यह सोच रही हूँ कि अगर पृथ्वी के 2 चंद्रमा होते तो मैं अपनी कक्षा में दोस्तों के साथ इस बात पर चर्चा करूंगी। चलिए आखिरी 3 ग्रहों के बारे में पता करते हैं। अगला शनि है। सानिया, देखो सौर मंडल का हीरा। शनि भी बृहस्पति जैसा ही है। दोनों हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। ये सच है कबीर। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। सोचो अगर हम शनि पर तैर सकते तो। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। हमारे सौर मंडल में कितने तरह के ग्रह हैं? हिंट, यह कबीर ने जो कहा उससे संबंधित है। हाँ, आप सही हैं। लौकिक, गैस के गोले, बर्फ के गोले। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक। बृहस्पति और शुक्र गैस के गोले। यूरेनस और नेपट्यून बर्फ के गोले। हाँ, तो यहाँ विवरण में लिखा है यूरेनस और नेपच्यून यूरेनस जैसे ही है। दोनों ही पानी की मोटी परत, अमोनिया और मीथेन से बने हैं। पृथ्वी के बराबर माप की फोटो में ये भी देखो कि दोनों के पास रिंग है, परंतु यह शनि के जैसे दिखाई नहीं देते। मुझे प्लूटो के लिए बुरा लगता है। वह भी एक ग्रह था, पर एकदम से उसे ग्रहों के परिवार से निकाल दिया गया। ये अच्छा है कि प्लूटो हमसे बहुत दूर है और कोई वहां रहता नहीं है, वरना वो हमसे इस बारे में सवाल करते। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से क्यों निकाल दिया गया? अपनी टीचर से इस बारे में पूछिए। आज हमने सीखा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। प्लूटो 2006 तक 9वां ग्रह था, लेकिन बाद में इसे सूची से हटा दिया गया था क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा दिए गए ग्रहों की परिभाषा पर पूरा नहीं उतरा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक ग्रह हैं। लौकिक ग्रह वो हैं जो मुख्य रूप से सिलिकेट धातुओं से बना है। बृहस्पति और शनि हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून को बर्फ का गोला कहा जाता है क्योंकि उनका वातावरण बहुत ठंडा है। बृहस्पति से नेपच्यून तक शुरू होने वाले बाहरी पथ के ग्रहों में बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति के चारों ओर लगभग 79 चंद्रमाओं की परिक्रमा है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहां अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है। गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में वनस्पति परिक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। ये है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है, जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, बनहल्दी हो गया,
और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं।
आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।